सो हुमीज, ओटाकू के कहने के ऊपर मैं यहाँ से आगे नॉवल एक्सप्लेन कर रहा हूँ और तुम्हें वैसा ही यहाँ पर भी मजा आएगा। तो जैसा कि लास्ट वाले एपिसोड में तुमने देखा था, जो वैंगलिन था वो वॉइड ट्रिब्यूलेंट पर पहुंच गया था और उसने डेविल डाउ सेक्ट को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। और जो डेविल डाउ सेक्ट का मास्टर, उसे भी वैंगलिन भाग भाग कर मार रहा था और वैंगलिन उसके ऊपर अटैक ही करने वाला था कि तभी यहाँ पर इंपीरियल एडिक्ट आ गया था, जिसे देखकर सेक्ट मास्टर काफी खुश था और उसने वैंगलिन से बोला, वैंगलिन मारो मुझे। अगर तुम मुझे इंपीरियल एडिक्ट के सामने मारते हो, इसका मतलब तुम एम्परर के ऑर्डर को नहीं मान रहे और तुमने उनकी बेइज्जती की है। तो अब वैंगलिन क्या करने वाला है, चलो अब हम देखते हैं। तो एपिसोड की स्टार्ट में हम लोग आसमान में गोल्डन लाइट को चमकता हुआ देखते हैं, जो कि पूरे डेविल डाउ सेक्ट को रोशन कर देते हैं और वो एक गोल्डन फिगर होता है और वो गोल्डन फिगर नीचे देखे बिना अपना हाथ लहराता है और वहां एक इंपीरियल एडिक्ट आ जाता है और तभी वो फिगर चिल्लाकर बोलता है, डेविल डाउ सेक्ट, इस एडिक्ट को एक्सेप्ट करो। और ये सुनकर डेविल डाउ सेक्ट इस सेक्ट मास्टर की आंखों में बहुत एक्साइटमेंट और सरप्राइज आ जाता है और वो पीछे हटना बंद कर देता है और आसमान की तरफ हाथ जोड़ लेता है। लेकिन जैसे ही वो कुछ बोलने वाला होता है, उसकी एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है और आंखों में डर आ जाता है, क्योंकि वैंगलिन आसमान की लाइट को इग्नोर कर दिया था और उसका पूरा फोकस सिर्फ सेक्ट मास्टर के ऊपर था। वो एक पल भी नहीं रुकता और तुरंत सेक्ट मास्टर के पास पहुंच जाता है और फिर वैंगलिन अपना राइट हैंड उठाता है और एक जोरदार पंच मारता है। पंच लगते ही एक बहुत बड़ा बैंग होता है और वैंगलिन अपनी पूरी पावर और कल्टीवेशन का यूज करता है, जिसे देखकर कोई भी गोल्डन एग्जॉर्ट लेवल का कल्टीवेटर डर जाए। वैंगलिन ने इंपीरियल एडिक्ट के सामने ही किसी को मारने का फैसला कर लिया था, जो कि साफ साफ इंपीरियल एडिक्ट की बेइज्जती थी। और ये देखकर सेक्ट मास्टर का दिल डर से कांपने लगता है और वो पागलों की तरह पीछे हटने लगता है और वो अपनी पूरी पावर एक्टिवेट करता है और उसके पीछे दाओ और डेविल की शैडो डिफेंस के लिए आ जाती हैं। और तभी फिर से थंडरस रंबल्स होते हैं और वैंगलिन का पंच डाओ शैडो को तोड़ देता है और डेविल शैडो को भी खत्म कर देता है। उसका पंच सीधा सेक्ट मास्टर की चेस्ट पर लगता है। सेक्ट मास्टर की पूरी बॉडी कांपने लगती है और वो बहुत सारा ब्लड वॉमिट करता है और उसकी इंजरीज और भी सीरियस हो जाती हैं। वो पीछे गिरता है और उसकी आंखों में मौत का डर दिखता है। उसके शरीर से बिजली निकलकर बॉल्स की तरह वैंगलिन की तरफ बढ़ती है, लेकिन वहां खड़ा गोल्डन फिगर वैंगलिन को गुस्से में देखता है। वो इंपीरियल एडिक्ट पकड़ता है और पूरी मैजेस्टी के साथ चिल्लाता है, इंपीरियल एडिक्ट के सामने तुम किसी को मारने की हिम्मत कर रहे हो? क्या तुम पीछे नहीं हटोगे? लेकिन वैंगलिन को इससे फर्क ही नहीं पड़ता और वैंगलिन इस फिगर को बिल्कुल इग्नोर कर देता है और सीरियसली इंजर्ड सेक्ट मास्टर की तरफ कदम बढ़ाता है। वो उन थंडर बॉल्स की परवाह भी नहीं करता और फिर वैंगलिन कोल्ड आइस के साथ बोलता है, जिसे मैं मारना चाहता हूं उसे कोई नहीं बचा सकता। और फिर वैंगलिन अपना तीसरा पंच मारता है। एक और धमाका होता है और सारी बिजली की बॉल्स टूट जाती हैं। वो सेक्ट मास्टर एक गोल्डन एक्सॉल्ट लेवल का एक्सपर्ट था, लेकिन फिर भी दर्द से चिल्लाने लगता है। वो फिर से ब्लड वॉमिट करता है और उसका शरीर कमजोर होने लगता है। सेक्ट मास्टर की हालत बहुत खराब हो जाती है और वो फ्रस्ट्रेटेड होकर बोलता है, इंपीरियल एडिक्ट यहां है, अगर तुमने मुझे मारा तो तुम जरूर मारे जाओगे। उसकी बॉडी से ब्लड निकल रहा था और वैंगलिन के पंच के इंपैक्ट से वो अपनी पूरी एनर्जी खो चुका था। उसकी कल्टीवेशन वैंगलिन के सामने कुछ भी नहीं थी। और फिर वो इंपीरियल मैसेंजर गुस्से में चिल्लाता है, इंपीरियल एडिक्ट के सामने ये बदतमीजी? मैं मैसेंजर हूं और एडिक्ट सुनाने आया हूं। पीछे ना हटने का मतलब है एडिक्ट की इंसल्ट करना। वो गुस्से में वैंगलिन की तरफ तेजी से बढ़ता है। उसकी बॉडी से गोल्डन लाइट निकलकर एक पर्दे की तरह वैंगलिन की तरफ आती है। उसमें बहुत ज्यादा सेलेस्टियल एनर्जी और मैजेस्टी थी। ये देखकर सेक्ट मास्टर को लगता है कि शायद वो बच जाएगा। वो पागलों की तरह सील्स बनाता है और उसके आईब्रोज से एक वोटेक्स निकलता है, जिसमें 9 ब्लैक फ्लाइंग नाइव्स वैंगलिन की तरफ तेजी से जाती हैं। और तभी वैंगलिन गुस्से में उस मैसेंजर की तरफ देखता है और चिल्लाता है, स्क्रैम। वो अपना हाथ हवा में वेव करता है, जिससे तो पूरा मौसम बदल जाता है और एक बहुत बड़ा पाम प्रिंट आसमान में बनता है, जो कि वॉर स्पिरिट प्रिंट था। और वो फुल स्पीड के साथ मैसेंजर की तरफ बढ़ता है। एक जोरदार टक्कर होती है और गोल्डन लाइट का पर्दा तुरंत टूट जाता है। वैंगलिन का पाम सीधा उस मैसेंजर को लगता है। धमाके की आवाज हर तरफ गूंजती है और वो मैसेंजर ब्लड वॉमिट करते हुए 1000 फीट पीछे जा गिरता है। वो मुश्किल से रुकता है और वैंगलिन को हैरानी से देखता है और फिर मैसेंजर डर के मारे बोलता है, एम्पीरियन एक्सॉल्ट कल्टीवेशन। वैंगलिन ने सिर्फ एक पाम से मैसेंजर को पीछे धकेल दिया था। उसके शरीर से काली हवा निकलती है, जो उन 9 ब्लैक फ्लाइंग नाइफ से टकराती है और उन्हें तोड़ देती है। वैंगलिन एक कदम बढ़ाता है और तुरंत सेक्ट मास्टर के पास पहुंच जाता है। सेक्ट मास्टर बहुत डर जाता है और वैंगलिन का हाथ उसकी चेस्ट पर लगता है। पूरा मौसम हिल जाता है और सेक्ट मास्टर के शरीर में डेथ ऑरा भर जाती है। वैंगलिन एक तीर की तरह उसके पीछे जाता है और एक और पंच मारता है। वैंगलिन को पुरानी बातें याद आने लगती हैं, जब वो किस्मत से लड़ रहा था। इस बार वो सिर्फ पंच नहीं मारता, बल्कि अपना मुंह खोलकर सांस अंदर लेता है और फिर वैंगलिन गुस्से में बोलता है, मर जाओ। वैंगलिन के पंच से सेक्ट मास्टर का शरीर फट जाता है और उसकी ओरिजिन सोल चीखते हुए बाहर निकलती है और वैंगलिन सोचने लगता है कि इस बंदे ने उसे कितना परेशान किया और उसके आंखों में किलिंग इंटेंट था और वो सीधा इस बंदे की ओरिजिन सोल को इनहेल करने लगता है, जिससे सेक्ट मास्टर चिल्लाने लगता है, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। और तभी सेक्ट मास्टर गिड़गिड़ाते हुए बोलता है, ओल्ड एंसेस्टर, मुझे बचाओ। लॉर्ड मैसेंजर, मुझे बचाइए। इंपीरियल मैसेंजर ये देखकर डर जाता है
वो अपने दांत पीसता है और वैंगलिन को रोकने के लिए नीचे लपकता है ताकि वो ओरिजिन सोल को ना खा सके। और फिर मैसेंजर चिल्लाकर बोलता है, वैंगलिन, अगर तुमने इसे मारा तो मैं एडिक्ट नहीं सुना पाऊंगा। ये तुम्हारी बर्दाश्त से बाहर है। ये सेलेस्टियल्स की इंसल्ट है। क्या तुम पूरी सेलेस्टियल क्लैन से गद्दारी करोगे? मैसेंजर ने पहली बार कोई एडिक्ट लाया था और उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई वैंगलिन जैसा एरोगेंट बंदा मिलेगा जो एडिक्ट के सामने ही किसी को मार देगा। मैसेंजर गुस्से में चिल्लाता है, तुम मारे जाओगे। अगर तुमने ये किया तो तुम खत्म हो। उसके शरीर से गोल्डन लाइट निकलती है और एक बड़ा गोल्डन प्रिंट बनकर वैंगलिन की तरफ बढ़ता है। उस वक्त सेक्ट मास्टर की ओरिजिन सोल वैंगलिन से सिर्फ 1000 फीट दूर थी और वो सक्शन फोर्स से बच नहीं पा रहा था। मैसेंजर को आते देख सेक्ट मास्टर और ज्यादा कोशिश करने लगता है ताकि वो किसी तरह बच सके। गोल्डन प्रिंट वैंगलिन के पास पहुंच जाता है। तभी वैंगलिन की आंखों में कोल्डनेस आ जाती है और वो पीछे मुड़कर देखता है। उसकी आंखों से बहुत तेज गोल्डन लाइट निकलती है। उस लाइट में सेलेस्टियल एंसेस्टर की स्वॉर्ड की पावर थी। वो पावर वैंगलिन की आंखों से निकलता है और फिर वैंगलिन कोल्ड आइज के साथ बोलता है, हट जाओ। अगर दोबारा मुझे रोकने की कोशिश की तो चाहे तुम कोई भी हो, मैं तुम्हें आज मार दूंगा। वैंगलिन की नजर पड़ते ही वो गोल्डन प्रिंट टूटने लगता है। एक इनविजिबल फोर्स उसे आगे बढ़ने से रोक देती है। मैसेंजर का दिल कांपने लगता है जब वो वैंगलिन की नजरों का दबाव महसूस करता है। उसे इतना डर लगता है जैसे वो खुद सेलेस्टियल एम्परर के सामने खड़ा हो। और तुम लोग सेलेस्टियल एंसेस्टर और सेलेस्टियल एम्परर में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। देखिए, जो सेलेस्टियल एंसेस्टर हैं वो हाफ स्टेप फोर्थ स्टेप पर थे और वो मारे जा चुके हैं, और जो सेलेस्टियल एम्परर हैं वो उनका डिसेंडेड है, अपने मैडमैन का बड़ा भाई जो कि एक ग्रैंड एम्पीरियन है। और इस मैसेंजर की ये देखकर बहुत बुरी हालत थी और अब उसकी हिम्मत नहीं होती आगे बढ़ने की। और ये देखकर सेक्ट मास्टर पूरी तरह उम्मीद खो देता है। उसकी ओरिजिन सोल अब वैंगलिन से सिर्फ 300 फीट दूर थी। जब उसे लगता है कि अब वो बच नहीं पाएगा तो वो पागल हो जाता है। सेक्ट मास्टर चिल्लाकर बोलता है, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मैं तुम्हें भी साथ ले जाऊंगा। लॉर्ड मैसेंजर, मैं ईडिक्ट एक्सेप्ट करता हूं। मैं मरने से पहले सेलेस्टियल एम्परर का ईडिक्ट सुनना चाहता हूं। उसने खुद को खत्म करने के बजाय ईडिक्ट सुनने का फैसला किया ताकि वैंगलिन का गुनाह पक्का हो जाए और वो हमेशा मुश्किल में रहे। उसकी चीख गूंजती है और उसकी ओरिजिन सोल एक लाइट बनकर वैंगलिन के अंदर चली जाती है। वैंगलिन उसे डिवावर कर लेता है। सेट मास्टर आखिरी बार बोलता है, हम साथ मरेंगे। मैसेंजर ने अब ईडिक्ट खोल दिया क्योंकि सेक्ट मास्टर ने उसे एक्सेप्ट कर लिया था। उसकी आवाज हर तरफ गूंजती है और फिर मैसेंजर बोलता है, सेलेस्टियल ब्लड लाइन सदियों से चली आ रही है। डेविल डाउ सेक्ट के मास्टर ने इंपीरियल फैमिली की इंसल्ट की है, उसने गद्दारी की है। अगर वो जिंदा है तो इसे और इसके पूरे सेक्ट को ईडिक्ट के साथ खत्म कर दो। और फिर वो आगे पढ़ता है, लेकिन अगर वो मारा जा चुका है और उसे वैंगलिन नाम के शख्स ने मारा है तो वैंगलिन इस ईडिक्ट को एक्सेप्ट करे और सेंट्रल कॉन्टिनेंट पर आए। मुझे पता चला है तुमने लियन दाओफेई की मदद की थी, मैं ये भूला नहीं हूं। और ये सभी एडिक्ट पढ़ के मैसेंजर की हालत खराब हो जाती है क्योंकि उसे भी पता नहीं था कि एडिक्ट में क्या था। सेट मास्टर ने मरने से पहले पूरा एडिक्ट सुन लिया था और ये सुनते ही उसका दिमाग सुन्न हो गया और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। डेविल डाउ सेट के सेट मास्टर को डिवावर करने के बाद वैंगलिन अपनी आंखें बंद कर लेता है और उसकी बॉडी में पॉपिंग साउंड्स एको होने लगती। फिर वो ओरिजिन सोल पर से डिवाइन सेंस को इरेज कर देता है और उसे अपनी स्पेल वेन में इंजेक्ट कर देता है। और वो सोचता है कि जब उसके पास फ्री टाइम होगा तो वो इस ओरिजिन सोल का यूज करके अपनी स्पेल वेन्स का नंबर इंक्रीज कर लेगा। और तभी कुछ देर बाद वैंगलिन अपनी आंखें खोलता है और अपनी स्लीव वेव करता है। फिर अचानक पूरा एनवायरनमेंट और हाफ कोलैप्स्ड लेक आइलैंड बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और डेविल डाउ सेक्ट पूरी तरह कोलैप्स हो गया था। लेकिन गोल्डन लाइट में खड़ा इंपीरियल मैसेंजर ऑकवर्ड एक्सप्रेशन के साथ वहीं रुका रहता है और जैसे ही वैंगलिन अपनी आंखें खोलता है तो वो बिटर स्माइल के साथ अपने हाथ जोड़ता है। फिर इंपीरियल मैसेंजर डर के साथ बोलता है, फेलो कल्टीवेटर वैंग, मुझे ब्लेम मत करना। ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इंपीरियल एडिक्ट में ये लिखा हुआ होगा। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं उस ट्रेटर को किल करने में फेलो कल्टीवेटर की मदद करता। लेकिन वैंगलिन काम एक्सप्रेशन के साथ इंपीरियल मैसेंजर को देखता है, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है क्योंकि वो भी इंपीरियल एडिक्ट में जो लिखा था उससे सरप्राइज हो गया था, खासकर उन लास्ट लाइंस में जिसमें उसके लियन दाओफेई की मदद करने के बारे में लिखा था। फिर वैंगलिन सोचता है, उस मैडमैन का नाम ही लियन दाओफेई है और जब मैंने स्टोरेज स्पेस ओपन किया था तो वो और सिल्वर वुमन अननोन रिफ्ट में खो गए थे। ये मैडमैन अक्सर खुद को किंग बुलाता था और टीचर ख्वेन लो ने मुझे बताया था कि उसका बिग ब्रदर सेलेस्टियल एम्परर है। क्या ऐसा हो सकता है कि एम्परर ने उस मैडमैन को ढूंढ लिया हो और वेकअप होने के बाद उसने मेरे बारे में एम्परर को सब बता दिया हो? और जब वैंगलिन ये सब सोच रहा था तो इंपीरियल मैसेंजर बुरी तरह टेरिफाइड फील कर रहा था क्योंकि वो बहुत रिग्रेट कर रहा था और मरे हुए डेविल डाउ सेक्ट के सेक्ट मास्टर को बिटरली कर्स कर रहा था। फिर इंपीरियल मैसेंजर गुस्से के साथ सोचता है, वो डैम सेक्ट मास्टर खुद तो मर गया लेकिन मुझे भी इस सब में फंसा दिया। अगर मुझे पता होता तो मैं वैंगलिन को इग्नोर करके पहले इंपीरियल एडिक्ट रीड कर लेता। इस वैंगलिन की ऐसी क्या आइडेंटिटी है कि सेलेस्टियल एम्परर इससे इस तरह बात कर रहे हैं? और लियान दाओफे की मदद करना? प्रिंस दाओफे तो 30 साल पहले अवेकन हुए थे। क्या ये हो सकता है कि
और तभी इंपीरियल मैसेंजर की आंखें श्रिंक हो जाती हैं और वो क्विकली अपने सारे थॉट्स को डिस्पेल कर देता है, क्योंकि उसे पता था कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो उसे नहीं जाननी चाहिए। और वो अपने दिल में सोचता है, इस वैंगलिन के पास ऐसी पावर है और उसके पास सेलेस्टियल एम्परर की अटेंशन भी है। मुझे जल्दी से जल्दी चीजों को ठीक करना होगा। फिर इंपीरियल मैसेंजर डर के मारे बोलता है, फेलो कल्टिवेटर, मुझे ब्लेम मत करना, मुझे ब्लेम मत करना। मैं पहले सच में कंफ्यूज हो गया था। वो डेविल डाओ सेक्ट का सेक्ट मास्टर सची में किल होने के लायक था। और बोलते हुए वो वैंगलिन की तरफ देखता है, लेकिन जब वो देखता है कि वैंगलिन अभी भी ग्लूमी एक्सप्रेशन में खड़ा है तो उसका दिल बैठ जाता है। फिर इंपीरियल मैसेंजर डर के साथ सोचता है, ये बहुत बुरा है। ये पर्सन अभी भी उस बात पर गुस्सा है कि मैंने 2 बार इस पर अटैक किया था। अगर उसने सेलेस्टियल एम्परर के सामने मेरे बारे में कुछ बुरा बोल दिया तो मैं तो गया। और उसके माथे पर पसीना आ जाता है और तभी हवा के चलने से उसे एक ठंडक फील होती है। फिर इंपीरियल मैसेंजर नकली मुस्कुराहट के साथ बोलता है, फेलो कल्टिवेटर वैंग, मेरे पास सेंट्रल कॉन्टिनेंट की कुछ स्पेशलिटीज है। ये हमारी फर्स्ट मीटिंग है, तो प्लीज इन स्मॉल गिफ्ट्स को एक्सेप्ट कर लीजिए। और दुख के साथ वो एक जेड निकालता है और इंपीरियल ईडिक्ट के साथ वैंगलिन को दे देता है। लेकिन वैंगलिन जब इसके कर्मा के बारे में सोच रहा था तो वो इंपीरियल मैसेंजर की तरफ देखता है और वो इंपीरियल ईडिक्ट को एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन उस पर ध्यान देने की बजाय जेड को देखता है। फिर वो अपने डिवाइन सेंस से उसे स्कैन करता है और चाहे वो काम लग रहा था, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। उसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, बल्कि एक स्टोरेज स्पेस था जो सेलेस्टियल एनर्जी वाली लार्ज अमाउंट की ओरिजिन स्टोन से भरा हुआ था। और जेड को रखने के बाद वैंगलिन साइलेंटली इंपीरियल मैसेंजर को कोल्ड आइस से देखने लगता है। ये देखकर वो मैसेंजर अपने दिल पर पत्थर रखते हुए एक जेड बॉटल वैंगलिन को दे देता है, ताकि वैंगलिन का मूड अच्छा हो सके और वैंगलिन उसके बारे में सेलेस्टियल एम्परर को कुछ बता ना दे, नहीं तो वो बहुत बुरी तरह फंसेगा। तो वैंगलिन के इसे एक्सेप्ट करने के बाद वो इंपीरियल मैसेंजर के सामने ही उसे डिवाइन सेंस से स्कैन करने लग जाता है। उसके अंदर बहुत सारी पिल्स थीं, वो सब हीलिंग के लिए थीं और उनमें से कई तो एक्सट्रीमली प्रेशियस थीं। इन्हें ऑर्डिनरी कल्टिवेटर्स के लिए ऑब्टेन करना बहुत मुश्किल होता था। सिर्फ इंपीरियल मैसेंजर ही उन्हें सेंट्रल कॉन्टिनेंट में ढूंढने के मेथड्स जानता था। और 2 ग्रेट गिफ्ट्स देने के बाद इंपीरियल मैसेंजर का हार्ट एक होने लगता है। वो ध्यान से वैंगलिन को देखता है और नोटिस करता है कि उसका कोल्ड एक्सप्रेशन थोड़ा ठीक हो गया था, जिससे उसे राहत मिलती है। लेकिन वैंगलिन पिल्स लेने के बाद भी इंपीरियल मैसेंजर को कोल्ड आइस से ही घूर रहा था। और वैंगलिन की गेज के अंदर इंपीरियल मैसेंजर एक बार फिर से बिटरली अपने दिल में कंप्लेन करता है। फिर वो रोते हुए अपने मन में बोलता है, कितना ग्रीडी है ये। और इंपीरियल मैसेंजर को मजबूरी में अपने चेहरे पर स्माइल रखनी पड़ती है। उसका राइट हैंड ट्रेम्बल कर रहा था और वो दांत पीसने लग जाता है। फिर वो एक और जेड निकालता है और दर्द भरी मुस्कुराहट दिखाता है। और इंपीरियल मैसेंजर मायूस होकर बोलता है, मेरे पास सेंट्रल कॉन्टिनेंट में थोड़ी रियल एस्टेट है। और दिल में एक्सट्रीम पेन के साथ वो तीसरा जेड भी वैंगलिन को दे देता है। और तभी इस जेड को लेने के बाद वैंगलिन के चेहरे पर फाइनली एक स्माइल आ जाती है। और जब इंपीरियल मैसेंजर ये स्माइल देखता है तो वो एक बड़ी साई ऑफ रिलीफ लेता है। फिर वैंगलिन स्माइल के साथ बोलता है, लॉर्ड मैसेंजर, आपको इतना पोलाइट होने की जरूरत नहीं है। अब जबकि ये सेंट्रल कॉन्टिनेंट की स्पेशलिटी ज्यादा प्रेशियस नहीं है तो मैं इन्हें रख लेता हूं। और इंपीरियल मैसेंजर बिटर स्माइल के साथ बोलता है, हाँ, इनमें से कोई भी प्रेशियस चीज नहीं है। फिर वैंगलिन आराम से बोलता है, क्योंकि लॉर्ड मैसेंजर ग्रीन डेविल कॉन्टिनेंट आए हैं तो आप हेवनली बुल कॉन्टिनेंट से जरूर पास होकर आए होंगे। मैं सोच रहा हूं वहां वॉर का क्या हाल है। फिर इंपीरियल मैसेंजर सच बताते हुए बोलता है, वहां टोटल 3 इंपीरियल ईडिक्ट्स, हेवनली बुल कॉन्टिनेंट और गुई जेक्ट दोनों के पास एक इंपीरियल ईडिक्ट था। वॉर शायद एंड हो चुकी है तो हर कोई अपने रिस्पेक्टिव सेक्ट्स में रिटर्न कर रहा होगा। और इंपीरियल मैसेंजर इस बात को सीक्रेट नहीं रखता है। फिर वैंगलिन उस जेड को अपने पास रख लेता है और कैजुअली बोलता है, दाओफे इंपीरियल सिटी में है। और इंपीरियल मैसेंजर आराम से बोलता है, प्रिंस दाओफे अवेकन हो चुके हैं और इंपीरियल सिटी लीव करना चाहते थे, लेकिन एम्परर ने उन्हें रोक दिया। ये सब सिर्फ अफवाहें थी, इसलिए इंपीरियल मैसेंजर को लगा कि इस बारे में बात करने में कोई हार्म नहीं है। फिर वैंगलिन स्माइल के साथ बोलता है, ओ, मैंने पहले दाओफे को सेव किया था और उसकी मदद की थी। और इंपीरियल मैसेंजर जल्दी से नोट कर देता है, क्योंकि उसने इंपीरियल ईडिक्ट रीड करते वक्त ये नोटिस कर लिया था। और अब जब वैंगलिन ने खुद कह दिया था तो वो और भी ज्यादा सर्टेन हो गया था। फिर वैंगलिन साय करते हुए बोलता है, दाओफे की पर्सनैलिटी, मैंने उसको काफी लंबे टाइम से नहीं देखा है, क्या वो अभी भी पहले जैसा ही है? और इंपीरियल मैसेंजर हेजिटेट करते हुए बोलता है, प्रिंस दाओफे, लेकिन वो रुक जाता है और बोलता है, मेरी आइडेंटिटी के साथ मैं प्रिंस दाओफे को देख नहीं सकता। लेकिन रूमर्स कहते हैं कि 30 साल पहले जब प्रिंस दाओफे अवेकन हुए तो उनकी पर्सनैलिटी पहले जैसी नहीं रही, लेकिन कभी कभी वो पहले जैसे ही एक्ट करते हैं। और तभी वैंगलिन का हार्ट थोड़ा स्किप हो जाता है, लेकिन वो सिर्फ स्माइल करता है और आगे कुछ नहीं बोलता है। और इंपीरियल मैसेंजर ये सब नोटिस कर लेता है और उसे पता था कि कब रुक जाना चाहिए। फिर वो वैंगलिन के सामने अपने हाथ जोड़ता है और इंपीरियल मैसेंजर रिस्पेक्ट से बोलता है, फेलो कल्टिवेटर वैंग, ये इंपीरियल ईडिक्ट आपको सेंट्रल कॉन्टिनेंट ट्रांसफर करने के काम आ सकता है।
ये जगह सेंट्रल कॉन्टिनेंट से काफी दूर है, इसलिए आपको 8 बार ट्रांसफर करना होगा। मुझे एम्परर को रिपोर्ट करने के लिए पहले वापस जाना होगा। जब आप इंपीरियल सिटी पहुंचेंगे तो मैं आपको वहां ग्रीट करूंगा। और वो स्माइल करता है और जल्दी से वहां से निकल जाता है, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो कुछ ऐसा ना कह दे जिससे वैंगलिन को गुस्सा आ जाए और उसे एक और आइटम देना पड़ जाए। लेकिन इंपीरियल मैसेंजर के जाने के तुरंत बाद ही वैंगलिन की स्माइल गायब हो जाती है और उसकी जगह एक ग्लूमी एक्सप्रेशन आ जाता है। फिर वो डेविल डाउ सेक्ट के रूइंस को लीव नहीं करता, बल्कि वहीं सेक्ट के एक ग्रीन स्टोन पर बैठ जाता है। और उसकी आंखें चमकने लगती हैं और वैंगलिन सोचता है लियांग डॉफे उसकी ग्रीड और बहुत सारे नेगेटिव ट्रेट्स को हेवनली डाउ ने डिवावर कर लिया था, तो इस हिसाब से उसकी पर्सनालिटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस आना चाहिए था। और इंपीरियल मैसेंजर की बातों से भी यही लग रहा है, उसकी पर्सनालिटी चेंज तो हुई है, लेकिन किस तरह की पर्सनालिटी में। और तभी वैंगलिन डार्कनिंग स्काई की तरफ देखने लगता है और फोकस करने। फिर वो आगे सोचता है, लेकिन अगर वो सच में चेंज हो गया है तो उसके बिग ब्रदर ने उसके अवेकन होने के 30 साल बाद अब जाकर क्यों अनाउंस किया। अगर वो सच में मुझे थैंक्स कहना चाहते थे तो 30 साल पहले जब मैं सफर कर रहा था और स्कॉर्पियन टेम्पल में फॉर्चून रिसीव कर रहा था तब क्यों नहीं। इस इंपीरियल इडिट के कंटेंट्स बहुत इंटरेस्टिंग है और वैंगलिन की कोल्ड आइज में एक ठंडक थी जैसे ही वो अपना राइट हैंड वेव करता है। फिर एक ब्लैक विंड अपीयर हो जाती और शांत होने से पहले वहां कुछ मिजरेबल स्क्रीम्स एको होने लगती, क्योंकि वैंगलिन सच में विशेष था। जब वो किसी चीज का डिटर्मिनेशन कर लेता था तो वो और भी ज्यादा विशेष बन जाता, और जब उसने डेविल डाउ सेक्ट को पूरी तरह इरेज करने का डिसाइड कर लिया था तो वो हेवनली बुल कॉन्टिनेंट वाले मेंबर्स को बचने का कोई चांस नहीं देने वाला था। वहां से सबसे पहले रिटर्न आने वाले लोग हाई स्टेटस वाले कल्टिवेटर्स थे जो किसी भी कॉस्ट पर ट्रांसफर अरेज का यूज करके वापस जरूर आते। लेकिन वैंगलिन उन सब के अलावा वहां एक और पर्सन का वेट कर रहा था और वैंगलिन किलिंग इंटेंट के साथ सोचता है डेविल डाउ सेट का ओल्ड एंसेस्टर ऑन द वे होगा। वो एक इंपीरियन एक्सॉल्ट है और डेविल डाउ सेट के डाउ को पूरी तरह वाइप आउट करने के लिए उसे मरना ही होगा, और अगर मैं उसे ढूंढने में ही जाऊंगा तब भी वो आकर मुझे ढूंढ ही लेगा। ग्रैंड इंपीरियन, मैं ये जानना चाहता हूं कि सोल आर्मर पहनने के बाद मेरा लेवल एक ग्रैंड इंपीरियन के सामने कहां स्टैंड करता है। और वैंगलिन ग्रीन स्टोन पर बैठकर दूर डिस्टेंस में देखने लगता है। फिर वो शांत दिमाग के साथ सोचता है, डेविल डाउ सेक्ट के मैटर को डील करने के बाद मेरे पास 2 चॉइसेस होंगी। या तो मैं डोंगलिन सेक्ट जाकर उनके डोंगलिन पूल को एंटर करूं और देखूं कि क्या वो मेरे दूसरे एसेंसेस को एसेंस 2 बॉडीज में कंडेंस करने में मदद करता है या नहीं, या फिर मैं सेंट्रल कॉन्टिनेंट जाकर देखूं कि वहां कितना बड़ा खतरा है और मैं देखूंगा कि क्या उस लियांग डाउ फे को मेरी याद है भी या नहीं, और उसके बिग ब्रदर सेलेस्टियल एम्परर का प्लान क्या। लेकिन टीचर ने एक बार मुझे बताया था कि सेलेस्टियल क्लैन में 5 ग्रैंड इंपीरियंस हैं और सेलेस्टियल एम्परर लियांग डाउ जियन उन्हीं में से एक है। अगर मैं वहां जाता हूं तो मुझे शायद बहुत सारे डेंजर फेस करने पड़ सकते हैं। और तभी वैंगलिन अपनी आंखें बंद कर लेता है और अंधेरे में फोकस करने लगता है। और तभी ग्रीन डेविल कॉन्टिनेंट से 5 कॉन्टिनेंट्स दूर आसमान में एक रे ऑफ लाइट उड़ती हुई जा रही थी। उस लाइट के अंदर एक रेड हेड ओल्ड मैन था जिसका एक्सप्रेशन काम तो था, लेकिन उसकी आंखों में बहुत बड़ा गुस्सा छुपा था। और फिर एक ही फ्लैश में पूरा एनवायरनमेंट रंबल होता है और वो एक ट्रांसफर अरे के अंदर डिसअपियर हो जाता है। वो बड़ी कीमत चुकाकर लगातार ट्रांसफर अरेज क्रॉस करते हुए आगे बढ़ रहा था, और ये कोई और नहीं, वही डेविल डाउ सेक्ट का एंसेस्टर था जो अब ग्रैंड इंपीरियन डाउ ई के अंडर सिस्टम में था। वैंगलिन की आंखों में गहरा डिटर्मिनेशन दिखता है और वो सोचता है कि उसे इंपीरियल सिटी तो जाना ही होगा। ये सिर्फ किसी एहसान का बदला नहीं है, बल्कि लियन डाउफे से किया हुआ उसका एक वादा है। वो हर हाल में डाउफे की यादों को वापस लाना चाहता है ताकि उसके एहसानों का कर्ज उतार सके। और वैंगलिन को मैडमैन के साथ जो उसने वक्त बिताया था वो याद आने लगता है कि कैसे उस मैडमैन में हमेशा उसका साथ दिया था और अब उसकी पर्सनैलिटी कैसी हो गई होगी। और वैंगलिन को जो अभी का मैडमैन है वो ज्यादा अच्छा लगता था। और वैंगलिन याद करने लगता है कि कैसे मैडमैन बोलता था, मैं किंग हूं, मेरे लिए ये लेकर आओ, वो लेकर आओ, लिटिल रेड ये करो, वो करो। और वैंगलिन ये याद कर कर स्माइल करने लगता है, क्योंकि ये भी उसके लिए बहुत अच्छी यादें थी। क्योंकि वैंगलिन की तुम पूरी लाइफ देख लो, वो कब हंसा है और कब खुश हुआ है। वो उसकी 90% लाइफ में बस सैड और अकेला ही रहा है। और वैंगलिन याद करता है कि वो कैसे ड्रीम डाउ में एक स्कॉलर था और मैडमैन उसका बुक बॉय था। और फिर वैंगलिन यादों से बाहर आ जाता है और बोलने लगता है, इंपीरियल सिटी जाना खतरनाक हो सकता है, इसलिए वैंगलिन तय करता है कि उसे पहले से ही प्रिपरेशन करनी होगी। वो अपना हाथ हवा में लहराता है और उसके पास ग्रीन बुल का दिया हुआ टॉर्टोइस शेल आ जाता है। इसमें सेलेस्टियल क्लैन के 5 ग्रैंड एम्पीरियंस की डिटेल्स लिखी हुई हैं और श्वल लो ने भी उसे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी। पहला है सेंट्रल कॉन्टिनेंट का सेलेस्टियल एम्परर जो ग्रैंड एम्पीरियन 8th एक्सट्रीम है। फिर ईस्टर्न कॉन्टिनेंट में पर्पल जैंग सेक्ट के ग्रैंड एम्पीरियन जेमिनाई है। सदर्न कॉन्टिनेंट में ग्रैंड एम्पीरियन डाउ ई और नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट में ग्रैंड एम्पीरियन वू फंग का राज है। सेंट्रल कॉन्टिनेंट में एक और ताकतवर बंदा है जिसे ग्रैंड एम्पीरियन जियो डी कहते हैं। ये 5 लोग इस पूरे 72 कॉन्टिनेंट्स के सबसे बड़े सूरज हैं। वैंगलिन की आंखों में एक चमक आती है
है, क्योंकि वो जानता है कि अगर इनमें से किसी एक ने भी उसे रिक्रूट कर लिया तो इंपीरियल सिटी का रास्ता आसान हो जाएगा। एक ग्रैंड एम्पीरियन के नीचे होने का मतलब है कि कोई दूसरा उन्हें बिना वजह हाथ नहीं लगा सकता। पूरे इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट पर एम्पीरियन एग्जॉल्ट्स बहुत कम है। हर ग्रैंड एम्पीरियन के पास मुश्किल से 100 ऐसे लोग होते हैं। लेकिन अगर कोई असेंडेंट एम्पीरियन बन जाए तो उसकी इज्जत और बढ़ जाती है, क्योंकि पूरे कॉन्टिनेंट पर सिर्फ 48 असेंडेंट एम्पीरियंस ही हैं। ये लोग इतने पावरफुल होते हैं कि ग्रैंड एम्पीरियंस भी इनकी रिस्पेक्ट करते हैं और इन्हें कभी फोर्स नहीं करते। ये लोग ग्रैंड एम्पीरियन के रीइंकार्नेशन के वक्त उनके सबसे बड़े प्रोटेक्टर्स होते हैं, इसलिए इनका मरना कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। वांग लिन समझता है कि अगर वो एंशिएंट क्लैन में होता तो उसके टीचर शुआन लो उसके साथ होते, लेकिन यहां उसे अपनी पहचान छुपानी होगी। अगर किसी को पता चला कि वो शुआन लो का डिसाइपल है तो इवन ग्रैंड एम्पीरियंस उसे हंट करना शुरू कर देंगे। उसे अपने टीचर पर पूरा भरोसा है कि उन्होंने इस बात को सीक्रेट रखा होगा। वांग लिन को अब धीरे धीरे समझ आ रहा है कि सेलेस्टियल क्लैन के लोग उसके एंशिएंट क्लैन बॉडी से उतना परेशान नहीं होंगे जितना उसके और शुआन लो के रिश्ते से है। वो जानता है कि उसका केव वर्ल्ड से आना भी ग्रैंड एम्पीरियन से नहीं छुपेगा, लेकिन वो उसके लिए अच्छा ही है क्योंकि इससे उसका ओरिजिन कंफर्म हो जाएगा। अब उसका एक ही प्लान है कि उसे अपनी रियल पावर दिखानी होगी ताकि वो किसी एम्पीरियन एक्सॉल्ट को मार सके। जब उसकी फेम बढ़ जाएगी तो ये ग्रैंड एम्पीरियंस खुद उसे ढूंढते हुए आएंगे। वो इन पांचों के बारे में सोचता है और उसे याद आता है कि उसने पहले सिर्फ ग्रैंड एम्पीरियन जेमिनाई की देखा था, जो कि वही दो लड़कियां वावा और हान हान थी। और वो अपनी आंखें बंद करके डेविल डाउ सेक्ट के ओल्ड एंसेस्टर का इंतजार करने लगता है ताकि वो अपनी पावर का असली टेस्ट कर सके। अब गोल्डन एक्सॉल्ट्स उसके लिए बच्चे हैं, उसे सिर्फ एक एम्पीरियन एक्सॉल्ट ही सही टक्कर दे सकता है। इंतजार करते वक्त वो डेविल डाउ सेक्ट के मास्टर की सोल को अब्सॉर्ब करना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे टाइम निकलता है और सुबह होते होते वांग लिन अपनी बॉडी में 2 और स्पेल वेन्स बना लेता है। तीसरी स्पेल वेन बनते ही उसकी कास्टिंग स्पीड और बॉडी की मूवमेंट इतनी फास्ट हो जाती है कि वो खुद दंग रह जाता है। ये नॉर्मल कल्टीवेटर्स से बहुत अलग लेवल की पावर थी। अब वो डेविल डाउ सेक्ट के मास्टर की सोल का यूज करके और भी स्पेल वेन्स बनाने की कोशिश करने लगता है। और इधर हम एक एम्पीरियन एक्सॉल्ट को देखते हैं जो कि बड़ी स्पीड में फ्लाई कर रहा था, जिसे देखकर नीचे वाले कल्टीवेटर्स डर के मारे छुपने लगते हैं। और अभी वांग लिन की जो पावर थी वो काफी बढ़ गई थी, लेकिन उसकी कल्टीवेशन अभी भी वॉइड ट्रिब्यूलेंट की थी। इस वजह से वो इस सेक्ट मास्टर की ओरिजिन सोल को सर्च नहीं कर सकता था। लेकिन अब ये सेक्ट मास्टर बहुत बुरी कंडीशन में था, इसलिए वो वांग लिन इसकी सोल को सर्च कर पाता है। लेकिन उसे कोई इंपॉर्टेंट सीक्रेट पता नहीं चलता और बस एम्पीरियन एक्सॉल्ट एंसेस्टर के बारे में थोड़ी जानकारी मिलती। और वांग लिन सोचता है कि ये एंसेस्टर ग्रैंड एम्पीरियन डाओ यी के अंडर काम करते हैं। और तभी वांग लिन की आंखों में एक चमक आती है, क्योंकि उसके बॉडी में 4th और 5th स्पेल वेन बन चुकी थी और एक गोल्डन एक्सॉल्ट की वजह से 2 स्पेल वेन्स का मिलना बहुत बड़ी बात थी। और वांग लिन अपने हाथ हिलाता है तो उसे अपनी कास्टिंग स्पीड और फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत बढ़ जाती है। और यही रैपिड स्पेल आर्ट की असली पावर थी जो उसे अट्रैक्ट कर रही थी। और तभी वांग लिन अपनी स्पीड टेस्ट करने का सोचता है और वो वहां से तेजी से मूव करता है और 30 फीट दूर उसका एक दूसरा रूप दिखता है। और फिर वो थोड़ा और आगे चलता है तो 100 फीट दूर एक तीसरा वांग लिन दिखने लगता है। और वो तीसरा वांग लिन सोचता है और गुस्से में आसमान की तरफ देखता है और धीरे धीरे वहां 98 फिगर्स बन जाते हैं जो अलग अलग एक्शंस कर रहे थे। और ये सब देखने में बहुत खतरनाक लगता है। और फिर 98th फिगर पहले वाले के पास बैठ जाता है और दोनों बिल्कुल सेम लग रहे थे। और तभी वो लास्ट फिगर धीरे से बोलता है 98 आफ्टर इमेजेस ही मेरी लिमिट है। और फिर बाकी सारे फिगर्स गायब हो जाते हैं। और ये सब वांग लिन की फिजिकल स्पीड की वजह से हो रहा था और वो बिना किसी स्पेल के इतनी स्पीड हासिल कर लेता है। और अब उसके पास 6 स्पेल वेन्स हो गई थी और वो सोचता है कि 9 स्पेल वेन्स होने पर शायद नए चेंजेस आएंगे। और इसी वजह से वो इस स्पेल पर फोकस करने का फैसला करता है। और वांग लिन सोचता है कि सेलेस्टियल क्लैन का मैटर खत्म करके वो अपने टीचर के पास जाएगा और वहां कल्टीवेशन करके 1 अर की सोल ढूंढेगा। और उसका करंट बैटल पावर तो हाई था, लेकिन ओल्ड मॉन्स्टर्स के सामने अभी कम था। और वांग लिन अपने कल्टीवेशन के बारे में सोचता है कि अगर वो अपने 5 एलिमेंट ट्रू बॉडी को पूरा कर ले तो वो मिड स्टेज वॉइड ट्रिब्यूलेंट तक पहुंच जाएगा। और अगर थंडर एसेंस में 2 और स्पेशल एसेंस जोड़ दे तो वो लेट स्टेज वॉइड ट्रिब्यूलेंट यानी गोल्डन एक्सॉल्ट बन जाएगा। और सबसे मुश्किल एथीरियल एसेंसेस को कंबाइन करके वो पीक वॉइड ट्रिब्यूलेंट यानी एम्पीरियन एक्सॉल्ट बन सकता है। और वांग लिन को लगता है कि अगर वो तीनों एसेंस ट्रू बॉडीज को फ्यूज कर दे तो शायद वो ग्रैंड एम्पीरियन बन जाए। और फिर वो सोचता है कि शायद इसके ऊपर भी कोई लेवल है जो ग्रैंड एम्पीरियंस ने भी टच नहीं किया, और वो लेवल ट्रू सोल का हो सकता है जो शायद सेलेस्टियल एंसेस्टर का था। और वांग लिन का माइंड अब बिल्कुल क्लियर था और उसे अपना रास्ता दिख रहा था। और तभी आसमान में बिजली कड़कने की आवाज आती है और वांग लिन खड़ा हो जाता है और उसके कपड़े हवा में उड़ने लगते हैं और वो किलिंग इंटेंट के साथ आसमान की तरफ देखता है। और वांग लिन कोल्ड आइस के साथ सोचता है कि अब ग्रैंड एम्पीरियंस का ध्यान खींचने और 72 कॉन्टिनेंट्स में फेमस होने का वक्त आ गया है और ये जंग तो बस शुरुआत है। और तभी आसमान से एक तेज रोशनी ग्रीन डेविल कॉन्टिनेंट में आती है और उसके अंदर एक लाल बालों वाला आदमी होता है और वो वांग लिन से 1000 फीट दूर रुक जाता है और चारों तरफ बिल्कुल खामोशी छा जाती है। और वो रेड हेड ओल्ड मैन बिना किसी इमोशन के वांग लिन को देखते हैं और उनके बोलने से पूरे एरिया में रंबल्स होने लगते हैं। और वो ओल्ड एंसेस्टर बोलते हैं
क्या तुमने ही मेरी डेविल डाउ सेक्ट को तबाह किया है? तो वैंगलिन शांति से उन्हें देखता है और बोलता है हाँ। और फिर वो ओल्ड एंसेस्टर दोबारा पूछते हैं, सेक्ट डिस्ट्रॉय करने के बाद भी तुम यहाँ रुके हो, क्या तुम मुझे चैलेंज करना चाहते हो? और वैंगलिन बिना डरे फिर से बोलता है हाँ। और तभी डेविल डाउ सेक्ट के ओल्ड एंसेस्टर बिना गुस्सा दिखाए बोलते हैं, मैं तुम्हें चैलेंज करने का मौका देता हूं और अगर तुम मेरे 3 पंचेस झेल गए तो मैं सेक्ट डिस्ट्रक्शन की बात भूल जाऊंगा। और फिर वो एक पंच मारते हैं और उस पंच से पूरा वर्ल्ड डिस्टॉर्ट हो जाता है और सारी एनर्जी वो पंच सोख लेता है। और ये पंच नॉर्मल नहीं था क्योंकि इसमें एम्पीरियन एग्जॉल्ट का दाव और 9 अलग स्पेल्स शामिल थीं और एक गोल्डन एग्जॉल्ट तो इस पंच से 100 बार मर सकता था क्योंकि उनका पूरा बॉडी ही दाव में बदल चुका था। और वैंगलिन इस दहशत को महसूस करता है और लेकिन वो पीछे नहीं हटता और वो बिना हेवनली बुल सोल आर्मर पहने अपनी असली ताकत चेक करने के लिए आगे बढ़ता है और अपना पंच मारता है। और तभी दोनों के पंचेस टकराते हैं और जमीन फटने लगती है और हर तरफ तबाही मच जाती है, लेकिन वो डिस्टॉर्शन उस इम्पैक्ट को बाहर नहीं जाने देता और सब कुछ हवा में कोलैप्स होने लगता है। वांगलिन अपना फिस्ट पीछे खींच लेता है, उसका बॉडी कांपने लगता है और वो पीछे 3 स्टेप्स लेता है। पहला स्टेप लेने पर वहां आग जैसा लाल फुटप्रिंट बन जाता है, दूसरा स्टेप लेते ही वहां हरियाली से भरा फुटप्रिंट बनता है और तीसरे स्टेप पर जमीन मेटल की तरह सख्त हो जाती है और मेटल का फुटप्रिंट बन जाता है। इन 3 स्टेप्स के बीच वांगलिन अपना सिर उठाकर डेविल डाउ सेक्ट के ओल्ड एंसेस्टर को देखता है। तो डेविल डाउ सेक्ट के ओल्ड एंसेस्टर ये देखकर वांगलिन से बोलता है, मेरे पंच से ना तुम मरे और ना ही इंजर हुए और सिर्फ 3 स्टेप्स में तुमने उन 3 स्पेल्स को बॉडी से निकाल दिया। तुम्हारे पास सच में डेविल डाउ सेक्ट को डिस्ट्रॉय करने की पावर है। लेकिन वांगलिन बड़े ही सीरियस एक्सप्रेशन के साथ ओल्ड एंसेस्टर को देखता है क्योंकि उस पंच में 9 स्पेल्स थीं, लेकिन वो सिर्फ 6 को रोक पाया था और बाकी 3 स्पेल्स से बचने के लिए ही उसने वो स्टेप्स लिए थे। वांगलिन कोल्ड आइस के साथ सोचता है, क्या ग्रैंड इंपीरियंस की पावर ऐसी होती है? बहुत स्ट्रांग है। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक आती है और वो अब एक इंपीरियन एग्जॉल्ट से फाइट करना चाहता है। वांगलिन ओल्ड एंसेस्टर के उस पंच को याद करते हुए सोचता है कि इंपीरियन एग्जॉल्ट कल्टीवेटर्स ऐसे फाइट करते हैं और तभी उसकी आंखों की चमक और बढ़ जाती है क्योंकि वो सीख रहा है। फिर डेविल डाउ सेक्ट के ओल्ड एंसेस्टर एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और बोलते हैं, ये दूसरा पंच है। उनके लाल बाल हवा के बिना ही उड़ने लगते हैं और आंखों में अजीब सी लाइट दिखती है और वो अपना राइट हैंड उठाकर बॉडी को रियल और फेक के बीच बदलते हुए दूसरा पंच मारते हैं। तो फिर वीडियो को एंड करते हैं और कल से मेंबर्स के लिए मैं 10 से तो 1 बजे के बीच में वीडियो डाल दूंगा, तो मेंबरशिप ले सकते हो और बाकी लोगों के लिए 5 से 6 बजे के बीच वीडियो आएगी।